अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। हम लोग ने थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी और थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इनके कुछ फीचर्स हमने पढ़े थे। ठीक है, हमने बात की थी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है और क्या क्या हमारे पास इसमें की पॉइंट्स हैं जो कि हमें मालूम होना चाहिए। आज हम बात को आगे बढ़ाते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं विद सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। इसकी सिर्फ हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, और हम कोई अगर एग्जाम्पल गिवन हो उसमें बता सकें कि क्या चीज़ सिस्टम है, क्या चीज़ सराउंडिंग है, क्या बाउंड्री है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास, जब भी हम थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स हमें मालूम होनी चाहिए। उसमें पहले क्या है हमारे पास, सिस्टम, एनीथिंग अंडर कंसीडरेशन। सिस्टम हम किसे कहेंगे, एनीथिंग अंडर कंसीडरेशन। एनीथिंग व्हिच इज अंडर कंसीडरेशन और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। कोई भी चीज जो कि कंसीडरेशन में होगी, ऑब्जर्वेशन में होगी, अंडर स्टडी, अंडर कंसीडरेशन का मतलब है एनीथिंग अंडर स्टडी, इसे हम सिस्टम कहेंगे। अब सिस्टम दो तरह का हो सकता है, सिस्टम रियल भी हो सकता है, सिस्टम इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, सिस्टम रियल भी हो सकता है, सिस्टम इमेजिनरी भी हो सकता है। तो इट मे बी रियल और इट मे बी इमेजिनरी। दूसरी चीज है हमारे पास सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होगी, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम के अलावा हर चीज को हम सराउंडिंग कहते हैं। एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग के अलावा हर चीज, सिस्टम के अलावा हर चीज हमारी सराउंडिंग होती है। और चौथी तीसरी चीज है हमारे पास बाउंड्री। बाउंड्री हम किसे कहेंगे, सरफेस व्हिच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। सरफेस व्हिच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। अगेन बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, बाउंड्री क्या होगी, सिस्टम रियल हो सकता है, सिस्टम इमेजिनरी हो सकता है, इसी तरह बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, व्हाट इज बाउंड्री। सिस्टम एनीथिंग व्हिच इज अंडर कंसीडरेशन, surrounding everything except system, boundary surface which separates system and surrounding. System may be real or it may be imaginary. Surrounding it may be real or boundary may be real or may be imaginary. उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए state function. State function और state of system। अगर कहा जाए स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, ठीक है, तो स्टेट ऑफ सिस्टम के लिए सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास। स्टेट ऑफ सिस्टम हम कहते हैं कंडीशन ऑफ सिस्टम। कंडीशन ऑफ सिस्टम, और स्टेट फंक्शन वो चीज जो इस कंडीशन को डिफाइन करे, जो डिफरेंस बताए कंडीशन का, डिफाइन करे जो डिफरेंस बताए कंडीशन का। तो स्टेट फंक्शन इज मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। ये क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी, एक लार्ज क्वांटिटी, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी which
एक्सप्लेन स्टेट ऑफ सिस्टम, जो कि एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट फंक्शन किसके बारे में बताता है? स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। स्टेट फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू होती है फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। स्टेट फंक्शन की क्या होंगी? टू डिफरेंट वैल्यूज फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। स्टेट फंक्शन एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसकी डिफरेंट वैल्यू होगी किसके लिए? फॉर इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम एंड फॉर फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो इनके लिए हमारे पास क्या होंगी? डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन देगा अबाउट चेंज टेक प्लेस इन अ सिस्टम, ठीक है। हमने पहले बात की कि स्टेट ऑफ सिस्टम और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम, क्या चेंज स्टेट ऑफ सिस्टम में आया है उसके बारे में हमें स्टेट फंक्शन इंफॉर्मेशन देता है। कौन कौन से स्टेट फंक्शन है? फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है। हमारे पास एग्जांपल क्या है? वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी। ये क्या है? ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है which give information about different state of system. It give information about change in state of system, change in condition of system. State of system is like condition. तो ये information देगा about change in condition of system। और जनरली क्या होगा? फाइनल वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन, ये हमें बताएगा चेंज इन स्टेट, ठीक है। अगर टेम्परेचर है तो T2 माइनस T1 चेंज इन स्टेट होगा, वॉल्यूम है तो V2 माइनस V1 होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो हमें स्टेट फंक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या है। इट इज मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। इसकी डिफरेंट वैल्यू होती है फॉर इनिशियल स्टेट एंड फॉर फाइनल स्टेट, ठीक है। जनरली हमारे पास वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, ठीक है, ये जो लार्ज मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं किसी भी सिस्टम की, ये उसके स्टेट फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इससे हमें टू डिफरेंट कंडीशन ऑफ सिस्टम का पता चलेगा। तो हम बात करें स्टेट फंक्शन स्टेट ऑफ सिस्टम की, हमने कहा मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, स्टेट ऑफ सिस्टम के चेंज का बताती है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम। State function has different value for initial and final state, volume, temperature, enthalpy, internal energy। वो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज जिनकी डिफरेंट वैल्यू हो और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, ऐसी क्वांटिटी को हम स्टेट फंक्शन कहेंगे। तो स्टेट फंक्शन में हम मज़ीद ऐड करते हैं पाथ। स्टेट फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, by which change is accompanied, by which change is bring about। ये चेंज इस क्वांटिटी में कैसे आया, इसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब है वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट इज नॉट स्टेट फंक्शन। वर्क और हीट पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो ये क्या है? वर्क और हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, इज नॉट स्टेट फंक्शन। ये हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं होंगे और स्टेट फंक्शन क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है? इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। इंटरनल एनर्जी हम किसे कहेंगे? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी, इसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय E। एंड टोटल एनर्जी इज सम ऑफ
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होगा? इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि इट इज सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जितने एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल होंगे उन सब की काइनेटिक एनर्जी का सम और उन सब की पोटेंशियल एनर्जी का सम। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन of atoms, ions or molecules. Potential energy is due to attractive forces, ठीक है, ड्यू टू पोजीशन, और पोजीशन फिक्स होती है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। जब अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो पोजीशन फिक्स होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। इन दोनों का सम, अब इसको हम रिप्रेजेंट करें, अगर लिखा जाएगा तो E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टोटल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन सी मोशन? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये सम है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, तो इट डिपेंड अपॉन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियली और आफ्टर सम चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिफरेंट होगी, तो इसकी डिफरेंट वैल्यू होती है फॉर इनिशियल कंडीशन एंड फॉर फाइनल कंडीशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, तो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ये एक स्टेट फंक्शन है। उसके बाद टोटल इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। टोटल इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? वी ओनली कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम क्या कर सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकेंगे। वी ओनली कैलकुलेट डेल्टा ई। हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। तो हमें इंटरनल एनर्जी के बारे में मालूम होना चाहिए क्या है? टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी is due to motion, potential energy is due to position, और position is due to attractive forces. It depends upon motion. It is a state function. It cannot be measured. तो सभी हमने बात की इंटरनल एनर्जी की, और हमने कहा इंटरनल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। इट इज टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम में क्या चेंज लाता है? सबसे पहली बात, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या कर सकता है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कैन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। क्योंकि जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, तो ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्योंकि हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। दूसरी चीज, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कैन चेंज द फेज ऑफ सिस्टम। अगर हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी
कैन चेंज फेज ऑफ सिस्टम। फेज ऑफ सिस्टम का मतलब है फिजिकल स्टेट। इट मे चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, ठीक है। और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कैन रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तीसरा चेंज इंटरनल एनर्जी क्या ला सकती है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी रिजल्ट्स इन अ फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैन रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इसकी वजह से रिएक्शन हो सकता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जब मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी टू ब्रेक बॉन्ड और टू फॉर्म बॉन्ड, तो रिएक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं इंटरनल एनर्जी के चेंज के साथ, क्या चेंजेस ला सकते हैं? इंटरनल एनर्जी का चेंज टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। इंटरनल एनर्जी का चेंज फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है और इंटरनल एनर्जी का चेंज केमिकल रिएक्शन करवा सकता है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें जो हम साथ साथ जो है वो उसके की पॉइंट्स देखते जाते हैं, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के हमारे पास कौन से वेज हैं? तो देयर आर टू फंडामेंटल वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम किसी भी सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग को या सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम को ट्रांसफर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो देयर आर टू फंडामेंटल वेज, इन फॉर्म ऑफ हीट और दूसरा है वर्क। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के हमारे पास दो फंडामेंटल वेज हैं, या तो हम इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर करेंगे या इन द फॉर्म ऑफ वर्क ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वर्क, अगर कोई सिस्टम वर्क करता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो जब भी कोई सिस्टम वर्क करेगा, और यहाँ हमें साइन कन्वेंशन मालूम होने चाहिए, ठीक है, हीट और वर्क के। अगर सिस्टम वर्क करता है, वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया तो सिस्टम एनर्जी कहाँ से देगा? अपनी एनर्जी वर्क पे इस्तेमाल कर देगा और सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? पहले से कम हो जाएगी, ठीक है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो उसने अपनी एनर्जी इस्तेमाल की, ठीक है, और वर्क किया किस पे? सराउंडिंग पे। तो ऐसे केस में क्या होगा? हमारे पास साइन कन्वेंशन क्या होना चाहिए? वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। अगर हम सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कम हो गई पहले से, उसकी एनर्जी सराउंडिंग को चली गई, उस वर्क में चली गई। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, वर्क इज डन ऑन सिस्टम, और ये क्या होगा? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क हुआ है तो उस वर्क पे जो एनर्जी इस्तेमाल होगी वो एनर्जी सराउंडिंग से आएगी, ठीक है, सिस्टम की एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। तो उसमें क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी भी उसके पास है, जो वर्क डन में जो एनर्जी यूटिलाइज हुई वो भी सिस्टम के पास आ गई, तो ऐसे केस में वर्क डन इज पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। सिमिलरली अगर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है, तो हीट अगर सिस्टम से सराउंडिंग को चली जाती है तो सिस्टम का हीट कंटेंट कम हो जाएगा, और ऐसे केस में साइन नेगेटिव होगा, जैसे कि हमारे पास एक्सोथर्मिक में होता है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम से हीट सराउंडिंग को चलेगी, नेगेटिव। हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, सराउंडिंग से सिस्टम को ट्रांसफर होगी, तो साइन पॉजिटिव।
अब यहाँ एक और बात छोटी सी जनरली जो कि आपको मालूम है वो भी ऐड कर लेते हैं। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर। हीट फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ठीक है, तो हमने बात की हमारे पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के दो फंडामेंटल में हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। if work is done on the system it is negative, if work is done by the system it is negative, if work is done on the system it is positive, if heat transfer from the system to surrounding it is negative, if heat is transferred from the surrounding to the system then it is positive। अब जो वर्क की बात हो रही होती है केमिस्ट्री में, इसे हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या है? अगर किसी सिस्टम पे प्रेशर एक्सर्ट किया और उसका वॉल्यूम चेंज हुआ तो ऐसे वर्क को हम कहेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब हमारे पास वर्क क्या होता है? W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इनटू डिस्टेंस और फोर्स इनटू एक्सीलरेशन। ये हमारे पास जनरल डेफिनेशन है वर्क की, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर हमारे पास एक सिस्टम है और उसमें जो है वो कोई गैस मौजूद है और यहाँ पे जो है वो प्रेशर एक्सर्ट हुआ, पिस्टन मूव कर गई, ठीक है, वॉल्यूम पहले से चेंज हो गया, इनिशियल वॉल्यूम V2, फाइनल वॉल्यूम V1, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम आया। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर, फोर्स क्या हो जाएगा? वो प्रेशर जो कि इस पिस्टन पे एक्सर्ट हुआ या इस पिस्टन पे सिस्टम ने लगाया, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जो डिस्टेंस इस पिस्टन ने मूव किया, डेल्टा V। तो यहाँ पे W जो होता है वो क्या हो जाता है? P इंटू डेल्टा V। वर्क इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या हो जाता है? चेंज इन वॉल्यूम। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इसका साइन, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है और कहा जाता है वर्क डन बाय द सिस्टम इज W इज इक्वल टू P इनटू डेल्टा V, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, ठीक है, W इज इक्वल टू F इनटू D, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात हो रही है या नन ऑफ दीस। अगर तो लिखा हुआ हो कि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V हमारे पास ये होगा। अगर वर्क डन, ये क्या है? वर्क डन बाय सिस्टम। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम की इक्वेशन पूछी जाए, कहा जाए वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पे प्लस P डेल्टा V है। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन है हमारे पास उस वक्त जब वर्क डन ऑन सिस्टम है। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो W इज इक्वल टू P डेल्टा V। वर्क डन बाय द सिस्टम जब होगा तो W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V हो जाएगा। अब अगर हम कहें वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट यहाँ पे कह दिया जाए, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आगे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की बातें हो गई, ठीक है, एंट्रोपी वगैरह की। अगर डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए, ठीक है, यहाँ डेल्टा V की जगह 0 करते हैं। अगर हमारे पास, हमने बात की कि हमारे पास क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर हम कहते हैं वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया तो V2 माइनस V1 हमारे पास 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं हीट। तो हम हीट की भी थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर हमारे पास हीट के बारे में कुछ पूछा जाए, कोई MCQs हो तो हमें मालूम होना चाहिए क्या है हीट। क्या है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लो अक्रॉस बाउंड्री ऑफ सिस्टम। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। वो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो कि फ्लो करेगी अक्रॉस बाउंड्री ऑफ सिस्टम, सिस्टम से सराउंडिंग को जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम को आएगी, दैट फ्लो अक्रॉस बाउंड्री ऑफ सिस्टम
क्यों फ्लो करेगी? ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होता है, सिस्टम का भी सराउंडिंग का भी, तो देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट, हीट फ्लो नहीं करेगी। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो इट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं विद Q, डिनोटेड बाय Q। इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। इसे हम कहते हैं पाथ फंक्शन, नॉट स्टेट फंक्शन। ये क्या है? एक पाथ फंक्शन, ठीक है। हीट इज अ पाथ फंक्शन, इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। सिंपल की हम पहले बात कर चुके हैं, अगर सिस्टम की तरफ जाएगी सराउंडिंग से तो पॉजिटिव, और अगर सराउंडिंग की तरफ जाएगी सिस्टम से तो इट इज नेगेटिव। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जॉल। ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास? इसका जॉल है, ठीक है। इसके अलावा हम इसे मेजर करते हैं कैलोरीज में, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जॉल। तो अदर यूनिट हमारे पास क्या है? कैलोरी, एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जॉल, ठीक है। ये बातें हमें मालूम होनी चाहिए अबाउट हीट। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल स्टेटमेंट, एनर्जी इज कंजर्व्ड। स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व्ड। एनर्जी कंजर्व्ड है, देयर इज no change in energy, neither created energy can neither be created nor be destroyed, but it can only change from one form to another, और इसे हम कहेंगे एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। अब अगर कोई सिस्टम वर्क करता है और उसको इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम एंड सम वर्क इज डन, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा? जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे प्लस जितना वर्क सिस्टम करेगा। डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये E2 माइनस E1 के बराबर होता है, और अगर हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें या सिस्टम सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर करें, सिस्टम पे वर्क हो या सिस्टम वर्क करे, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो चेंज आएगा जितनी हीट सिस्टम को सप्लाई हो गई या सिस्टम में से रिमूव हो गई, या जितना वर्क सिस्टम पे हो गया या जितना वर्क सिस्टम ने कर लिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन यही रहेगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, Q प्लस W। सिर्फ फर्क क्या आएगा? इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम तो हम Q का साइन पॉजिटिव लिखेंगे, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हम W का साइन पॉजिटिव लिखेंगे। इफ हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग तो हम Q का साइन नेगेटिव कर देंगे, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम हम W का साइन नेगेटिव कर देते हैं। सिर्फ साइन कन्वेंशन में चेंज आएगा। बाकी हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए इक्वेशन है Q प्लस W। अब अगर हम कहें कि हीट चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करेंगे QV के साथ। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा हमें मालूम है डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W and W is equal to minus P delta V। W किसके बराबर होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, और वर्क डन और वर्क डन किसके बराबर होता है? प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। इसका मतलब है डेल्टा E is equal to Q minus P delta V, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V is equal to 0।
तो हमारे पास इक्वेशन होती है डेल्टा E इक्वल टू क्यू माइनस बी डेल्टा V, पूरी टर्म 0 हो जाती है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। अब इस डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी, इसका मतलब क्या है? डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी, इस इक्वेशन का मतलब है if volume is constant then total heat supplied to the system only change internal energy of system। तो यहाँ पे अगर सवाल आ जाए, MCQs है, मैं कहता हूँ कि system, the volume of system is constant and we supplied 10 kilojoule of heat energy to the system, what is the change in internal energy of system? internal energy में कितना change आया? तो जितनी हीट हमने 10 किलो जॉल हमने सप्लाई की, 10 किलो जॉल इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। इसका मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड इज इक्वल टू डेल्टा E। जितनी हीट सप्लाई करेंगे उतना ही इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम में चेंज आएगा। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं दो क्वेश्चन जो कि पास पेपर के, एक मेडिकल के 2018 के पेपर का क्वेश्चन है, दूसरा इंजीनियरिंग के 2017 के पेपर का क्वेश्चन है। मोस्टली जो थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है आपको पास पेपर में मिलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के। हम डिस्कस करते हैं दो क्वेश्चंस को। पहला क्या है? रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन। हमें मालूम है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर के रिएक्शन की बात हो रही है। रिजल्ट इन राइज ऑफ टेम्परेचर, इंडिकेट द नेचर ऑफ रिएक्शन। कह रहे रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन रिजल्ट इन राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिएक्शन? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं अबाउट एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। इसी तरह कुछ क्वेश्चन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के मिल जाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, या कोई एग्जांपल रिएक्शन गिवन होता है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। या सिलेक्ट द रिएक्शन व्हिच इज एक्सोथर्मिक, सिलेक्ट द रिएक्शन व्हिच इज एंडोथर्मिक। तो जो बुक की एग्जांपल है वो एग्जांपल होती है और नीचे रिएक्शन गिवन होते हैं, चार उसमें से चूज करना होता है। तो भाई क्या होगा? रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन रिजल्ट इन राइज ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है। नेचर ऑफ रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस हम इस बेस पे कह नहीं सकते। थर्ड ऑर्डर नहीं भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए। इसी तरह इंजीनियरिंग के 17 के पेपर का क्वेश्चन है कि इफ थर्मल एनर्जी इज सप्लाइड टू वाटर placed in a cylinder fitted with a frictionless piston, ठीक है, वाटर को हीट प्रोवाइड की, थर्मल एनर्जी का मतलब है हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। अब हमें मालूम है जब हम हीट सप्लाई करेंगे किसी भी सिस्टम को, इट इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और जब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को इंक्रीज करेगा इट इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड to the system is directly proportional to increase in temperature is directly proportional to kinetic energy, क्योंकि potential energy due to position है, और जब हम हीट सप्लाई करते हैं attractive forces broken down तो it totally increase the kinetic energy of system। अब यहाँ ऑप्शन क्या है? thermal energy is converted into kinetic energy of water molecules। हाँ जी, ऐसा होगा, जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। प्रेशर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर, अगर तो यहाँ कोई गैसियस सिस्टम होता, वाटर क्या है? लिक्विड है यहाँ पे, अगर कोई गैसियस सिस्टम होता तो इट एक्सर्ट मोर प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज होता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती। गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस सिस्टम पे, तो मैं यहाँ पे वाटर के लिए नहीं कहूँगा कि प्रेशर इंक्रीज होगा। द पिस्टन इज पुश्ड अप, नहीं, अगर गैसियस सिस्टम होता तो हम ये भी कहते कि जब प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो पिस्टन को
अपवर्ड मूव कर देगी, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव नहीं